हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू डेली लर्न। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने ये जो भी इन्फॉर्मेशन लिया 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक और 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक से लिया है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड किया है, अगर इसमें थोड़ा बहुत डिटेल्स नहीं दिया था तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। बाकी ये जो भी इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी बुक से है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये नाम ही प्लूरल फॉर्म में है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है ये प्लूरल में है, यानी ये एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रियन बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो कि सेल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोम, सार्कोसोम एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये इस नाम को तो सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है। यानी रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक इनएरोबिक। यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसकी डिस्कवरी किसने की, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, पहली बार किसने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसका नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिकर जो थे 1857 में, उन्होंने इंसेक्ट मसल में, जो कीड़े होते हैं उनके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया, देखा और उसको कहा कि ये तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिख रहा है। यानी उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट मसल में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा। उसके बाद से अल्टमान है 1886 में, उन्होंने इसको बायोब्लास्ट कहा, यानी लिविंग माइक्रोब्स कहा। उसके बाद से बेंडा 1819 में माइटोकॉन्ड्रिया इन्होंने ही नाम दिया है। जो बेंडा है उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, लेकिन इसकी खोज कोलिकर ने 1857 में की। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो वैरायटी दिखाता है, यानी ना ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल पे डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कहाँ होगा। यानी जहाँ भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, और जहाँ पे कम होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर है ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोपोर्शनल टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी जहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगा वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम होगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ पर कम होगा। जैसे कि स्पर्म सेल में 25 लघु माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जो कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी आरबीसी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और ये जो होता है लीवर, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, यानी 500 से 1000 तक लगभग माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसके शेप देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के शेप होता है सोसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप या रॉड शेप, ऐसे रॉड टाइप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी साइज होती है 0.2 से 1.0 म्यूमीटर एवरेज होता है इतना, और लेंथ 1.0 से 4.1 म्यूमीटर तक होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी ये बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, दो झिल्लियाँ पाए जाती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो होता है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये रहा इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में इधर ना, यहाँ ये जो ब्लू दिख रहा है ये हो गया इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाय लेयर से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें क्रिस्टी पाया जाता है और मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन देखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है स्मूथ होता है, और जो भी ये ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में ये जो होता है इनको बाउंड करके रखता है इसमें। और ये जो होता है ना आउटर मेम्ब्रेन, ये फ्रीली परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो फ्रीली आ जा सकते हैं। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन चैनल होता है जिसको पोरिन्स कहते हैं, उससे ट्रांसपोर्ट होता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट पोरिन्स से होता है। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे छिद्र टाइप के हैं, इसको पोरिन्स कहा जाता है। और इसके आगे हम देखेंगे इनर मेम्ब्रेन क्या होता है। तो मैंने इसमें दो डायग्राम को यूज़ किया माइटोकॉन्ड्रिया को, जिससे कि मैं अच्छे से समझा सकूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो होता है
अंदर से फोल्डेड होता है, इनर फोल्डिंग होता है, इन फोल्डिंग होता है जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। ये उंगली लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो फोल्ड टाइप का उसको क्रिस्टी कहा जाता है। और जो क्रिस्टी भी है वो भी ये मतलब बहुत सारे जो क्रिस्टा होते हैं उनके मिलने से क्रिस्टी बना है, यानी जो क्रिस्टी का भी सिंगल फॉर्म होता है वो क्रिस्टा होता है, और जो कि मैट्रिक्स के साइड ऐसे मुड़ा मुड़ा टाइप का रहता है। और ये जो होता है ना क्रिस्टी, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस में यूज होता है। और ये जो होता है ना इनर मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी ना बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को ही मतलब उसमें से अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, आने जाने देता है। कोई भी बहुत ही सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसमें 2 एक्वियस कंपार्टमेंट पाए जाते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें कि एक होता है आउटर कंपार्टमेंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको मैंने इधर पढ़ा था ना, इधर हम लोग कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर ये होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और जो इनर कंपार्टमेंट और मैट्रिक्स होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन इसके बीच में होता है। और इस मैट्रिक्स जो होता है ये डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, ये डेंस होता है। और इसमें ना बहुत सारे इस मैट्रिक्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स में पाया जाता है। मैट्रिक्स जो होता है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, और इसमें इसको जो होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसको कहते हैं। और ये सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ऐसे सर्कल टाइप का डीएनए होता है, और ये डीएनए इंडिपेंडेंट होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में पाया जाता है। और इस मैट्रिक्स में आरएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम 70 राइबोसोम पाया जाता है। और पता है इसमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये स्वयं का प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम ही जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं खुद का बनाता है प्रोटीन। और ये जिसमें जो डिवीज़न होता है, इसमें डिवीज़न होता है फंक्शन, ये फिजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन होता है। और एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी, यानी एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन एटीपी को कहा जाता है द एनर्जी करेंसी। इसमें डाउट मत करिएगा, क्योंकि एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये एनर्जी प्रोडक्शन में मतलब जो मेन एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है एनर्जी का प्रोडक्शन। और सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड सेल सिग्नलिंग, यानी जो सेल्स होते हैं उनको सिग्नल देने का काम करता है। अपोस्टोसिस, इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी जो सेल्स जो है अब यूज़ नहीं होंगे या फिर उन लोगों का डेथ का समय होगा, उसको प्रोग्राम करता है, उसको डेथ कराता है, और जो नए नए सेल्स उसको ग्रो करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और हीट प्रोडक्शन में यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया के काम है कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिरकार क्या काम करता है। सेल ग्रोथ करता है और कैल्शियम को स्टोर करता है। आपको पता है ना हाइड्रियो को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के कितना ज़्यादा आवश्यकता है। तो जो होता है ये कैल्शियम स्टोर करता है। रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है उसको रेगुलेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ये मैंने सारा इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी बुक से लिया है। आपको शायद ही इसमें कोई डाउट हो, बाकी ये जो भी एनसीईआरटी बुक्स है उसमें से लिया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।